अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीडियो हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS602 के लेक्चर नंबर 11 में। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है वेक्टर के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैथमेटिकल में मैं आपको बताऊं कि ये दो चीज़ों को शो करता है ये वेक्टर। एक तो हमारे पास किसी भी ग्राफ में, चाहे वो 2D का ग्राफ है चाहे 3D का ग्राफ है, उसमें हमारे पास दो चीज़ें शो करेगा। ये हमें एक तो हमारे ऑब्जेक्ट का एंगल बता देता है और एक हमारे ऑब्जेक्ट का हमें साइज़ बता देता है, लेकिन ये हमें एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता सकता। ये इसमें एक कमी है। हमारे पास ये दो ही चीज़ें हैं कि अनदर इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड इन ग्राफिक्स इज़ अ वेक्टर। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसका यही है कि ये हमें एक एंगल देता है और एक साइज़ देता है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो ये नहीं बता सकता। फ़र्ज़ करें अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो यहाँ पे इसकी एक तो इस कोने से लेके P1 से P2 तक की हमें लेंथ भी बता देगा। उसके बाद X से लेके इसका जो एंगल है वो थीटा भी हमें ये बता देगा, लेकिन ये इस पूरी लाइन पे कहाँ पे लाई कर रहा है ये वो हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो ये नहीं बता सकता। उसके बाद क्या है, इफ़ P1 इक्वल टू x1 y1 z1 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द P2 x2 y2 एंड z2 इज़ द एंडिंग पॉइंट, देन ये हमारे पास जो दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ग्राफ में P1 और P2, अगर ये हो तो हमें वेक्टर कैसे मालूम करना है। तो इसमें होगा ये कि जो हमारा आखिरी पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट, उसमें से हमने स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस करते जाना है। तो हमारे पास जो है वो तीनों की तीनों x की, y की और z की वैल्यू निकल आएगी। जैसे यहाँ पे है x2 माइनस x1, आगे है y2 माइनस y1 और उसके आगे है z2 माइनस z1। तो इस तरह से हम जब इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास तीनों की तीनों वेक्टर की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएंगी। उसके बाद है वेक्टर प्रोजेक्शन। ये आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे भी है, प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू x एक्सिस, कि ये जो हमारी लेंथ जा रही है, जो हमारा वेक्टर है ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये इसने हमें 5 और 2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, ये हमें इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो साइज़ है वो भी पता चल गया है, और दूसरा हम इसका यहाँ से थीटा यानी कि एंगल भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी लाइन पे कहाँ पे हमारा पॉइंट एग्जैक्टली लोकेट करेगा या लाई करेगा, ये इसकी एग्जैक्टली पोजीशन हमें नहीं पता चल सकती। उसके बाद है 2D मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। 2D का मतलब है 2 डायमेंशंस। आपने जहाँ भी कभी भी 2D पढ़ना है तो आपके दिमाग में फ़ौरन से एक नक्शा बन जाना चाहिए कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दो ही डायरेक्शंस हो सकती हैं, और दो डायरेक्शंस में सिर्फ एक ही एंगल होता है, और दो डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लेंथ और विड्थ आ सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या ग्राफ की। द मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ ए वेक्टर, इसमें होगा ये कि हम मैग्नीट्यूड को, ये हमने पीछे भी नॉर्मलाइजेशन में पढ़ा था कि ये वेक्टर को हमने कैसे मैग्नीट्यूड को मालूम करना है। वेक्टर की यहाँ पे ये 2D वेक्टर है, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज़ दी गई हैं, Vx और Vy। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हमने, इन दोनों का स्क्वायर लेके इनको हमने प्लस कर लेना है, और जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास जो है वो हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद है ड्राइव्ड फ्रॉम द पैथागोरियन थ्योरम। ये पैथागोरियन थ्योरम के ज़रिए हमें एक फार्मूला दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। वैसे तो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के भी इसे मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरम के लिहाज से जो हमें फार्मूला दिया गया है वो यही है, अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे
हमारे पास थीटा को लाई कर रहा है कि हमारा थीटा क्या है, एंगल क्या है। और अगर हमारा एंगल मालूम हो जाएगा तो हम अपना जो लाइन है जो हमारी इस ग्राफ की वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स और इंटू वी वाई ओवर वी एक्स, ये वी वाई की वैल्यू रख के ऊपर और वी एक्स की नीचे वैल्यू रखेंगे। तो इनको डिवाइड करके tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास जो है वो थीटा वो निकल आएगा। अल्फ़ा इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सिस, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये थीटा जो हमारे पास यहाँ पे है वो अल्फ़ा ही है। अल्फ़ा हमारे पास थीटा की जगह पे लाई कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है 3D मैग्नीट्यूड। अब 3D है तो इसमें आपको एग्जांपल दूं कि एक बॉक्स होता है, जैसे उसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो वो जो हाइट होगी वो यहाँ पे हमारे पास 3D होगी, यानी कि 3 एंगल्स, इसमें हम 2 एंगल लगा सकते हैं और 3 जो हैं वो हमारे पास वेक्टर की वैल्यू आएंगी। एक लेंथ की होगी, एक विड्थ की और एक हाइट की। तो इसे हम कहते हैं 3D मैग्नीट्यूड। या आप किसी भी 3D शेप को देख लें तो वो हमें ओवरऑल जो है बिल्कुल एक ओरिजिनल इमेज के जैसे लगती है कि उसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हमें हाइट पे ऊंचाई भी उसकी नज़र आ रही होती है कि ये कितनी ऊंची है। तो इसे हम 3D कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D होता है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो अब 3D मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को फाइंड करना है। 3D मैग्नीट्यूड इज़ अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ 2D। 2D से मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे सिर्फ यही है कि हमारे पास 2D में 2 वेक्टर की वैल्यूज़ थी और यहाँ पे हमारे पास एक तीसरी वैल्यू z की वैल्यू ऐड हो गई है। तो यहाँ पे भी वेक्टर वही है कि हमने तीनों वेक्टर की जो वैल्यू है x y z की, उनका स्क्वायर लेके प्लस करेंगे, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद है 3D डायरेक्शन इज़ अ बिट हार्डर देन इन 2D। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है 2D से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि बस फ़र्क तो सिर्फ और सिर्फ हाइट का ही है कि उसके हाइट के हिसाब से इसका तीसरा एंगल भी जो है वो बन जाता है। नीड 2 एंगल्स टू फुल्ली डिस्क्राइब। इसके एंगल 2 लगेंगे इसमें। सबसे पहले तो ये देखें, एक ये ग्राफ है ना, ये इसकी हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ। पहला एंगल तो हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा। अब इसकी इस कोने से जो हाइट हम मालूम करेंगे कि ऊपर को कितना है, एक एंगल वहाँ से हमारे पास लगेगा तो ये हमारे पास सेकंड एंगल होगा और 3 डायरेक्शंस होंगी। उसके बाद वेक्टर नॉर्मलाइजेशन, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि श्रिंकिंग होती है। नॉर्मलाइजेशन होती है ये कि वेक्टर में से किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट में से उसका कुछ हिस्सा लेके कि साइड पे निकाल के रख देना अलग यूज़ के लिए, तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना सिखाया गया था। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये v की हमारे पास 3 वैल्यू हैं, एक 1, 2 और 3। तो इसको करना क्या है कि इन तीनों का हम लेंगे स्क्वायर और फिर इनको करेंगे प्लस। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो फिर इन सब को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। 14 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर हमें मिल जाएगा वो है 3.74। तो यही हमारी जो वेक्टर की वैल्यू थी, इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया तो वो निकल आया 3.74। उसके बाद है वेक्टर एडिशन। वेक्टर की हमने एडिशन कैसे करनी है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है कि v3 इक्वल टू v1 एंटी v2। अब v1 और v2 हमें दिया गया है, ये एक ही ग्राफ में हमारे पास v1 की भी लाइन है और v2 की भी लाइन है। तो अब हमने इसको प्लस करना है, ऐड करना है। तो इसका तरीका क्या होता है कि v1 जो है उसे हम एज इट इज़ कांस्टेंट रहने देते हैं और जो v2 की वैल्यू होगी उसे उसी एंगल से v1 के एंडिंग पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और इसी के आगे हम
इसको लगा देंगे तो ये हमारा जो ओवरऑल कोने से लेके V2 तक का जो फासला होगा ये हमारा V3 कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। पिछले में हमने V2 को V1 के आगे ऐड कर दिया था, प्लस कर दिया था, तो वो हमारे पास V3 निकल आया था। अब यहाँ पे हमारे पास है सब्ट्रैक्शन के V3 जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वल है V1 माइनस V2। अब V1 में से वो माइनस V2 हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि V1 को आधा हम काट दें तो ये आगे वाली लाइन जो है हवा में उड़ती रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए इसका जो ओरिजिनल तरीका है वो यही है कि V2 और V1 के एंडिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा, ये यहाँ पे शो करवाया गया है, डिस्टेंस जो होगा ये हमारे पास V3 कहलाएगा। उसके बाद है डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में होगा ये कि V1 डॉट V2 इक्वल टू, ये हमारे पास तीन वैल्यू इन सब की दी गई हैं। तो इन तीन वैल्यू को हमने करना क्या है कि जो V इसमें x1 है और x2 है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे, y1 और y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद फिर z1 और z2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं इनकी वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करके सेंटर में प्लस लगा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इन जो दो हमारे पास एंगल्स होते हैं उनके दरमियान का फासला मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी थोड़ा सा ही डिफरेंट है इसमें से। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ वेक्टर। अब इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एक वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो
एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। उसके बाद हम इसे रोटेट करेंगे तो रोटेट जाहिर सी बात है, जब एक एंगल हम ड्रा करते हैं, आर्क ड्रा करते हैं, तो वो एक सर्कल टाइप आर्क है जो ड्रा होती है। तो ये भी एक सर्कल की शेप में ही मूवमेंट करेंगे, तो ये हमारे पास रोटेशन होगी। उसके बाद ये हमारे पास स्केलिंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइज़ छोटा और बड़ा होता है। तो अब ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है x की, अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स का है, इसमें 3 और ऐड करेंगे तो ये देखें हमारे पास 5 पॉइंट का x जो है, इसका साइज़ जो है वो बढ़ गया है। और यहाँ पे हम y की वैल्यू में भी 2 ऐड करेंगे तो इसका जो इतना ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला साइज़ वो y में भी ऐड हो गया। तो इसका जो साइज़ है वो न्यू ऑब्जेक्ट का वो पहले वाले से बड़ा हो गया है। तो ये हमारी स्केलिंग है। आज की इस वीडियो में दोस्तों यही टॉपिक थे। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।